अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान में हर आने वाली हुकूमत का पहला हदफ IMF से मुज़ाकरात हुआ करता है और अब दूसरा दौर हुकूमत का IMF के दरमियान मुज़ाकरात का जारी है। अब इसमें देखना यह है कि कौन से टैक्स अहदाफ हैं जो हुकूमत इसमें तय करेगी। एक बड़ा मसला गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन रहता है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की कि अगर ईमानदारी से टैक्स वसूल करें तो उसमें 3 से 4 गुना इजाफा हो सकता है। तो क्यों हुकूमत रिपीटेडली टैक्स कलेक्शन के दावों पर पूरा नहीं उतरती। इसके साथ साथ अब सवाल यह है कि किन शराइत के ऊपर यह मुआहदा किया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि हुकूमत ये भी क्लेम करती है कि वो 300 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात को कम करेगी। अब इसमें क्या वजारतें कम की जाएंगी या फिर तरक्याती बजट जो है उस पर कुछ कट लगेगा, या ये भी बात की जा रही है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं बहुत सी चीज़ें उनके सब्जेक्ट्स में डाली जाएंगी और तरक्याती मंसूबों को लेकर भी वफाक की पॉलिसी में तब्दीली आएगी। इन सारी पॉलिसीज़ का आम आदमी के ऊपर क्या इम्प्लिकेशन आएगा, और साथ साथ PIA की निजकारी और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं उसमें कौन कौन सी नई चीज़ें सामने आ सकती हैं, इससे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ साबिक वज़ीर मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं। मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, अब IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, सेकंड राउंड है इसका, क्या समझते हैं कि सबसे पहले तो टर्म्स किस नौयत की एंटिसिपेट की जाएँ पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, क्योंकि टैक्सेशन की बात तो इसमें भी शामिल है कि पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाया जाए और दीगर सोर्सेज से टैक्सेशन में इजाफा किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि कोई अच्छी खबर हो सकती है या फिर ये सिनेरियो वैसा ही है जैसे चला आ रहा है पहले से? ये डिपेंड करता है कि हुकूमत पाकिस्तान कितनी सीरियस है इस्लाहात के लिए और कितनी नई चीजें या बेहतर चीजें करने की कोशिश कर रही है। अगर तो मामला एज यूजुअल चलते रहे तो वो यही होगा कि थोड़ा सा टैक्स यहाँ से बढ़ा लिया, पेट्रोल पे बढ़ा लिया, थोड़ा सा टैक्स बिजली पे बढ़ा लिया, थोड़े से तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स बढ़ा लिया। लेकिन अगर आप सचमुच इस्लाहात करना चाहते हैं तो फिर आप NFC अवार्ड को भी देखेंगे, फिर आप ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाने की बात करेंगे कि जो हजार एकड़ की 500-500 एकड़ की अराजी जिनके पास है उन बड़े बड़े फार्मर से टैक्स लेंगे। फिर आप प्रॉपर्टी जिनके पास अरबों की प्रॉपर्टी है उनसे टैक्स लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हुकूमत जो है वो कितना फंडामेंटल इस्लाहात करना चाहती है। लेकिन लग ये रहा है बज़ाहिर कि ये बस वही करेंगे जो पहले करते रहते थे, और थोड़ा बहुत यहाँ टैक्स एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा बहुत वहाँ टैक्स एडजस्ट कर देंगे, और हम इसी तरह मरीजों की तरह रहते रहेंगे। तो फैक्ट्स और फिगर्स में मिफ्ता साहब ये डिफरेंस हम क्यों देखते हैं कि एक तरफ से IMF ये कहता है कि GDP ग्रोथ आपकी इतनी 3.5 होगी, वजारत ख़जाना कहती है 3.7 होगी। इस तरह इन्फ्लेशन के भी जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें भी डिफरेंस है। ग्राउंड पे सिचुएशन फिर क्या है, किस पे ट्रस्ट करें? देखिए 3.5 का किसी का प्रोजेक्शन है या 3.7 का है, इसमें तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। ये तो तकरीबन बराबर ही हो गया ना, 3.5 पौने 4। और ये प्रेडिक्शंस होते हैं और ये इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं हो सकती। तो ये तो मेरे ख्याल से इसमें तो इसको तो आप लीवे दें हुकूमत को भी और IMF को, प्रोजेक्शन दें, ये गलत हो सकते हैं। इन्फ्लेशन के नंबर्स देखें पहले से बेहतर हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो पिछले साल इन माह में 35% इन्फ्लेशन था तो अब वो गिर के 20 हो गया है। मतलब 20 का मतलब ये है कि पिछले दौर से प्राइसेस कम नहीं हुई, कि इस बार भी 20% कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन जो पिछला साल 35% बढ़ रही थी इस माह, कम से कम इस महीने 20% बढ़ रही। कीमतें अब भी बढ़ रही हैं। लेकिन जो दूसरी जो बात है वो ये कि क्योंकि यहाँ पर तनख्वाहें उसी स्पीड से नहीं बढ़ रही तो जो कीमतें हैं वो लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो गई हैं, तो गुर्बत इसलिए बढ़ रही है। तो आपके पास 9 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे हैं आलमी बैंक के हिसाब से, और 1 करोड़ लोग और खतरे गुर्बत के नीचे जाएंगे। तो ये मसला जो है ना कि जब तक आप इकोनॉमी को नहीं बढ़ाएं, जब तक आप इकोनॉमी में तेजी ना लेकर आए और महंगाई कम ना करें, जब तक ये मसला खत्म नहीं होगा और मजीद लोग गुर्बत के नीचे जाएंगे। हुकूमत को इसको अटेंशन देना चाहिए जो वो नहीं दे रही। और टैक्सेशन के हवाले से मिफ्ता साहब, हमेशा से पाकिस्तान में एक आर्गूमेंट रहता है कि हुकूमत इसीलिए मुआशी तौर पे कमज़ोर रहती है क्योंकि टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती। 9,500 अरब रुपए इस साल FPR का टारगेट है, जो कि तकरीबन 9-9.5% टैक्स टू GDP बनता है। ये कहना कि हम 36,000 अरब रुपए जमा कर सकते हैं, यानी कि 36% टैक्स टू GDP वफाक जमा कर सकता है, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये एक्चुअली नॉट ट्रू, इट कैन नॉट हैपन। मतलब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 27% टैक्स टू GDP जमा करते हैं, तो हम 36% तो नहीं जमा कर सकते ना, हमारी इकोनॉमी में इतना दम है। और दूसरी गुजारिश ये है कि अगर आपने टैक्स और जमा करना है तो आपने उन शोबों को टैक्स नेट में लाना पड़ेगा ना। FBR को बुरा भला कहना या चोर कहना आसान है, लेकिन क्या आप दुकानदारों को टैक्स नेट में लेकर आए हैं?
क्या आप प्रॉपर्टी बड़े बड़े प्रॉपर्टीज को टैक्स में नेट में लेकर आए ठीक तरीके से? क्या आप एग्रीकल्चर के ऊपर वफाक से टैक्स ले सकें, या सूबों ने भी टैक्सों पर तवज्जो दी है? जब आप ये नहीं कर रहे तो फिर आप ये कह दें कि भाई हम 36% कर लेंगे, कैसे कर लोगे भाई? वो बाकी शोबों को भी तो लेकर आओ ना। आपने तो सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स लगाया है। दो सेक्टर से आप टैक्स लेते हैं ना, आप रियल एस्टेट से टैक्स लेते हैं, ना प्रॉपर्टी से टैक्स लेते हैं, ना दुकानदारों से टैक्स लेते हैं, ना सर्विस सेक्टर से टैक्स लेते हैं, तो फिर टैक्स देगा कौन? तो रिटेलर्स को टैक्स ना कर पाने की बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? ये रेट ऑफ द गवर्नमेंट कमजोर है या मोटिवेशन ही नहीं है? नहीं, रेट ऑफ द गवर्नमेंट तो अगर कुछ चाहें तो रेट एस्टेब्लिश कर ही सकते हैं ना, मतलब लेकिन एहतजाज जब शुरू होते हैं गवर्नमेंट बैकफुट पर चली जाती है। यही ना, मतलब ये कि पॉलिटिकल कैपिटल इस्तेमाल नहीं करते। पिछले साल जब मैंने पिछले साल 2 साल पहले जब मैंने कोशिश की थी तो वही हुआ था कि हुकूमत जो है वो जरा से उससे घबरा जाती है, और लेकिन वो इंटरनल पॉलिटिक्स भी मुस्लिम लीग की थी, लेकिन वो हालांकि वरना उस वक्त भी हो जाता। और अब मेरे ख्याल से ये करना नागुज़ीर इसलिए हो गया है कि उस वक्त तो मिफ्ता इस्माइल का एक शौक था या तजवीज़ थी, अब तो IMF का हुक्म अरसाल हो गया, तो शायद अब कर लेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सिर्फ रिटेलर्स को आप शुरू अभी नेट पे लाएंगे तो उससे मामला हल नहीं होगा। आपको उसके आगे जाना पड़ेगा, आपको एग्रीकल्चर को देखना पड़ेगा, आपको NFC को देखना पड़ेगा। ये फंड देखें समीर भाई, मुल्क जो जिस नहज पे पहुंच गया है ना, आज दुनिया के हर मुल्क हमसे आगे निकल रहा है। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अब नेपाल डेवलपमेंट में हमसे आगे है। तो हमको 2-3 चीजें एडमिट करनी होंगी। एक कि हम जिस तरह मुल्क चला रहे हैं वो ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा निज़ाम हुक्मरानी खराब है, और अगर हम फंडामेंटल इस्लाहात नहीं करेंगे तो दुनिया आगे से आगे जा रही है, हम वहीं पे खड़े हैं जमूद की तरह, और शायद पीछे जा रहे हैं। तो अब क्या हमारे रोल मॉडल रह गया है? मतलब बांग्लादेश भी अगर हमारा रोल मॉडल नहीं रहा और वो भी हमसे बहुत आगे निकल गया, तो क्या अफगानिस्तान को हम देख के नहीं चलाएंगे? और इसके अलावा SIFC के हवाले से आपका क्या व्यू पॉइंट है कि वो जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी अब तक कुछ ना कुछ रिजल्ट्स यील्ड करने चाहिए थे उसको? देखिए, रिजल्ट्स तो मतलब जिस तरह उस वक्त बात हो रही थी कि ये हमारा प्लान ए हो गया है और यही हमारा मतलब सारी चीजें तय हो जाएंगी, तो उस तरह तक तो हिसाब से कर लेना चाहिए था। उस वक्त भी हम जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि ये प्रीमेच्योर आप खुशी मना रहे हैं। गुजारिश ये है कि देखें, SIFC जो है वो मामला आसान कर सकती है, लाल फीते को या रेड टेप को कम कर सकती है, ब्यूरोक्रेटिक फाइलिंग जल्दी से हो जाती है। ये सब करने के बाद आप किसी को जमीन दे सकते हैं, किसी को माइन दे सकते हैं, किसी को आप यहाँ पे लैंड दे सकते हैं कि और रिफाइनरी लगाओ या वगैरह वगैरह। लेकिन SIFC डॉलर तो नहीं छाप सकती ना। अगर स्टेट बैंक में डॉलर नहीं होंगे और स्टेट बैंक आज दीगर और कंपनियों के डिविडेंड्स नहीं जाने दे रही, तो SIFC के तहत जो कंपनियां लगेंगी वो भी तो ये सोच रही है ना कि यार हमको डॉलर्स कैसे मिलेंगे। तो जो नई पार्टी बनाई जा रही है उसका आप भी गालिबन हिस्सा हैं, शायद काकान साहब भी उसी के मेंबर होंगे। वो ये कह रहे हैं कि SIFC की हुकूमत है लेकिन मुल्क नहीं चल रहा, कोट एंड कोट। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? देखिए, ये बात जहाँ पे हुई है कि हाइब्रिड हुकूमत है, और हम ये समझते हैं कि हाइब्रिड हुकूमत नहीं होनी चाहिए, या एक तरफ हुकूमत होनी चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी अथॉरिटी है, उसकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और SIFC जो है वो अगर एज अ सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल हो रहा है गवर्नेंस की या रिफॉर्म्स के, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको गवर्नेंस भी करनी चाहिए बेहतर, और रिफॉर्म्स भी बेहतर करने चाहिए। SIFC किसी मखसूस एरिया के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट ले आती है, दिस विल बी अ वन टाइम इंजेक्शन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, वी आर ओके विद इट। बट द थिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ मैटर इज कि इस इतनी बड़ी हुकूमत के अंदर एक इदारा सिर्फ काम कर रहा है और बाकी इदारे काम नहीं कर रहे, तो मुमकिन नहीं है। 7 जून को बजट पेश हो रहा है और वज़ीर आज़म ने भी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी है। जहांगीर तरीन साहब का नाम भी इसमें शामिल है, लेकिन वज़ीर ख़जाना का नाम नहीं है इसमें। नॉर्मल चीज़ है ये, या फिर एक आर्गूमेंट ये भी होता है कि इसहाक डार साहब क्योंकि नायब वज़ीर आज़म बन चुके हैं, तो अब किसी न किसी तरह बैलेंस करने के लिए वज़ारत ख़जाना को ये सेकेंडरी एक इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये वो ऑफिशियल्स का नाम अमूमन होता है, सेक्रेटरी फाइनेंस होंगे, सेक्रेटरी पावर होंगे, मिनिस्टर के होते हैं। इस बार इसलिए शायद नहीं डाला कि अगर ये डालते तो फिर शायद डार साहब का नाम डालना होता, और प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब नहीं चाह रहे होंगे कि डार साहब का नाम आए, तो उन्होंने किसी का नाम नहीं डाला, और इन लोगों को बाकी जिनको बुलाना है उसको स्पेशल इन्विटेशन के तौर पर बुला लेंगे। तो इसके अलावा ये जो सोलर पॉलिसी है, इस पे इतना अभाम है कि एक रोज़ बयान आता है कि टैक्स लग जाएगा, अगले रोज़ वापस हो जाता है। शहबाज राना साहब ने भी इस पर स्टोरी पब्लिश की, लेकिन अब अवैस लगारी साहब ने क्लैरिफाई कर दिया इतवार के रोज़। उन्होंने ये कहा कि नेट मीटरिंग ख़त्म करके जो ग्रॉस मीटरिंग की पॉलिसी है
फिलहाल तो हम इसको सपोर्ट करेंगे इस सेक्टर को, और इस पे कोई एडिशनल टैक्सेशन नहीं हो रही है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट सिंसियर है इसको लेकर, या फिर फिलहाल वो बैशिंग से बचने के लिए, तनकीद से बचने के लिए कोई ऐलान नहीं कर रही? दो आजकल मामला है जो पाकिस्तान की हुक्मरानी को लोगों के सामने आया करते थे। एक मामला है गंदम और आटे की कीमत का, और दूसरा मामला है सोलर बाउंड्री का। जब मैं वजीर था तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने हुक्म फरमाया था कि सोलर पैनल्स के ऊपर से सेल टैक्स तक हटा दो। खान साहब की हुकूमत में कस्टम ड्यूटी हट गई थी। मैंने उसके ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट किया कि ये ना करें, और मेरी इस्तदा ये थी कि सोलर पैनल्स वो लोग लेके आ रहे हैं जो अमीर तरीन लोग पाकिस्तान के हैं, जो अपने घरों में, बंगलों में, मतलब चाहे वो इस्लामाबाद के F6 F7 हो या गुलबर्ग हो लाहौर में या क्लिफ्टन हो कराची में, उन घरों में लगाते हैं। कोई झुग्गियों में तो नहीं लगाता। और ये कस्टमर्स तो थे जिससे आप 40-45 रुपए आप यूनिट के ले रहे हैं, उसको अगर ये सोलर पैनल ला रहा है तो वो 9 रुपए में लगा रहा है, तो जाहिर है कि वो 9 रुपए की बिजली तो सस्ती पड़ती है, तो वो ये सिस्टम छोड़ देगा। और वो लोग जिनको आप, क्योंकि आप 200 आधे से ज्यादा कस्टमर्स का तो आप 9 रुपए में बिजली बेच रहे हैं, जो कि बेचारे पैसे नहीं दे सकते 200 यूनिट वाले या उससे कम, तो वो आपके सिस्टम में रहेंगे, और जो अच्छा कस्टमर है वो आपके सिस्टम से निकल जाएगा। और यही हुआ कि आपने प्राइस डिस्टॉर्शन करी है, आपकी एवरेज प्राइस से किसी को बहुत ज्यादा बेच रहे हो, किसी को एवरेज कॉस्ट से बहुत कम बेच रहे हो, तो जिसको ज्यादा एवरेज कॉस्ट से बेच रहे हो वो आहिस्ते आहिस्ते सिस्टम से जा रहे हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर आप नेट मीटरिंग करने देंगे और इनको बैटरी की तरह बिजली ग्रिड को इस्तेमाल करने देंगे तो उसका क्या असर होगा। तो अब ये हुआ है कि अब जब लोगों ने लगा लिया, क्योंकि 6000 मेगावाट लोगों ने सोलर पैनल्स मंगवाए, इंपोर्ट किए, और उनका हक था, आपने कहा जैसे पॉलिसी आपने दी हुई थी उसके तहत उन्होंने मंगवाए, उन्होंने अपनी छतों पे लगाए, नेट मीटरिंग करी, तो अब आप बोलते हैं यार गलती हो गई। तो भाई आपको 1 साल पहले ख्याल नहीं आया कि ये किधर जा रहा है मामला? क्या आपको उस वक्त अंदाजा नहीं था कि जब आप 40 रुपए की बिजली बेचेंगे कोई 9 रुपए के अंदर लगा सकता है तो हट जाएगा आपके सिस्टम से, और फिर आप उसको नेट मीटर दे रहे हैं कि आप उसको बोल रहे हैं अच्छा तुम दिन में ज्यादा बिजली बना दो, रात को हम तुमको फ्री में लौटा देंगे। तो वो तो आपको पहले सोचना चाहिए था। यही बात देखें तो पिछले मतलब भाई आज से 4 या 5 महीने पहले तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सब्सिडाइज लोन दे रहा था। अच्छा। आपको सस्ता लोन था सोलर पैनल खरीदने में। तो एक तरफ आप इनकरेज कर रहे थे कि सोलर पैनल लेकर आओ, और दूसरी तरफ अब आप कह रहे हैं कि यार सोलर पैनल बहुत आ गए, हम तो डूब जाएंगे। तो नहीं सोचा। इसी तरह गंदम का अच्छा। पहले पीएम की हुकूमत ने 2200 रुपए से कीमत खरीद बढ़ा के फार्मर्स को कहा कि हम आपसे 3900 रुपए में लेंगे या 4000 रुपए में लेंगे एक मन, यानी कि 100 रुपए किलो लेंगे। जब वो कीमत कर दी तो जाहिर है कि जब गंदम 100 रुपए का होगा और हुकूमत जो है वो 10-15 रुपए महंगा बेचती है, तो गंदम 115 रुपए का बाजार में आएगा, तो आटा 125-130 रुपए का हो जाएगा, जो हो गया 150 रुपए तक पहुंचा आटा। उसका जब 150 रुपए का आटा पहुंचा और यहाँ पर बहुत शोर मच गया कि आटा बड़ा महंगा हो गया, दुनिया में गंदम जो है वो 80 रुपए का मिल रहा है, तो केयरटेकर गवर्नमेंट ने खोल दिया, लेकिन कोई लॉक नहीं लगाया जिसको बोला जिसको जितना लेके आना है ले आओ। तो गंदम आ गया 80 रुपए। जब 80 रुपए का गंदम आ गया तो पंजाब हुकूमत ने जो खरीदा हुआ था वो बेच नहीं पाए, उन्होंने ना सस्ता करके बेचा, तो वो हुकूमत ने रहने दिया, लेकिन अपना वादा भी कायम रखा कि हम 3900 रुपए का लेंगे। अब बेचारे फार्मर्स ने जिसने बहुत सारी अराजी पे गंदम ग्रो कर लिया, उसने आज गंदम लेके बैठा हुआ है, वो बेच रहा है कि इस सोच में कि 3900 रुपए का गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट ले ही नहीं रही। तो गंदम की प्राइस फ्री फॉल आ गया, 75 रुपए का हो गया, आटा तो बहरहाल सस्ता हो गया। और जब एक हुकूमती शख्सियत ने ये बात निगरान वजीर आजम साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि आप भी फॉर्म 47 से आए हैं और टॉन्ट ना करें हमें इस पे। मतलब ये ना कि देखिए सियासतदानों को पहले तो एक ये बात समझनी होगी कि अगर गंदम महंगा होगा तो आटा सस्ता नहीं हो सकता, और अगर आटा सस्ता होगा तो गंदम महंगा नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि गंदम महंगा रहे ताकि हमारे किसान भाई को कुछ पैसे मिलते रहे, और आटा सस्ता रहे ताकि अर्बन गरीब लोग अर्बन जो है वो आटा खा सकें। मतलब आप, और उसके चक्कर में आप सियासत की चर पे आपने इस बार किसानों को भी अपनी सियासत की भेंट चला दिया और आपने अर्बन पुअर को भी अपनी सियासत की भेंट चला दिया है। बिल्कुल। और जो जहां तक गंदम की पॉलिसी की जो सबसे बड़ी गलती है वो 4000 रुपए करना ही नहीं चाहिए था कभी। 2200 रुपए से बढ़ा के आपने 4000 रुपए कर दिया। आपको पता थी कि जब आप 100 रुपए से महंगा आटा खरीद रहे हैं, गंदम खरीद रहे हैं, तो आपको आटा 150 रुपए का हो जाएगा। तो आपने उस वक्त ये नहीं सोचा कि आटा कितना महंगा हो जाएगा। तो ये पीडीएम की हुकूमत की गलती थी, महंगा हुआ। और आज दुनिया के अंदर जो है वो आटा 65 रुपए का मिल रहा है गंदम। तो अब इधर आप 115 और 120 रुपए का तो नहीं कर सकते। तो ये अनसस्टेनेबल जो पॉलिसीज करते हैं, फिर उस पर वादे करते हैं, फिर वादा मुकरना पड़ता है, चाहे वो गंदम के वादे पे मुकरे हैं या सोलर पैनल, जो बेचारे ने सोलर पैनल इंपोर्ट किए, अपनी छत पे लगाए, नेट मीटरिंग करी, आप उसको कहने छाप हम नेट मीटरिंग के पैसे नहीं देंगे। अगर
और बिल्कुल इसके अलावा मिफ्ता साहब, अब IMF को जो प्लान पेश किया गवर्नमेंट ने, उसमें क्लेम ये है कि 300 अरब रुपए से ज़ायद के हम अखराजात कम करेंगे। ये भी कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, नई यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाई जाएंगी। साथ साथ ये कि जो अरकान असम्बली हैं उनकी भी जो तरक्याती स्कीमें हैं उन पर मुकम्मल बैन लग जाएगा। आपको लगता है कि इतनी ऑस्टेरिटी ड्राइव चल सकती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास में से? अगर ये तरक्याती फंड्स बंद कर दिए गए तो पॉलिटिक्स का ढांचा ही तब्दील हो जाएगा यहाँ। तो आपकी एकदम दुरुस्त है और आपके सवाल में जवाब भी है कि पॉलिटिक्स का ढांचा तब्दील हो जाएगा, लेकिन भाई अब कर लो ना ढांचा तब्दील। देखिए, मैं आपको सच बताऊं कि पाकिस्तान में जो मसला है ना वो सोच बदलने का। सोच जब तक नहीं बदलेंगे मुल्क नहीं बदलेगा। और क्यों, मतलब इस वक्त बताइए कि हर जिले के अंदर ये इतनी यूनिवर्सिटियां बनाने की क्या जरूरत है? आपको पता है कि 3000 स्कूलें बलूचिस्तान में बनी है 2013 के बाद, 2700 स्कूलें खाली पड़ी हुई है। लेकिन आप बनाते जा रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टरों को पैसे मिलते हैं, हमारे MPA भाइयों को भी कोई फायदा होता है इसका। लेकिन ये कि इस साल तो बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि इलेक्शन ईयर नहीं है। इलेक्शन ईयर के अंदर जब आप रोकेंगे तो फिर पता चलेगी। तो पिछले साल भी PDM ने जाते जाते भी मतलब से फी MNA कोई 100 करोड़ रुपए या कुछ 99 करोड़ रुपए ऐसे कुछ दिए थे फी MNA। तो अब इस साल तो लेकिन मैं ये बात दुरुस्त है कि एकदम PSDP की और ADP की फाइनेंसिंग रोक देनी चाहिए। कोई इस वक्त जरूरत नहीं है मजीद बिल्डिंगें बनाने की। इस वक्त थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेट करो। फिर इस वक्त जरूरत जो है ना वो महंगाई कम करने की है, और महंगाई कम होगी जब हुकूमत अपना खर्चा कम करेगी, अखराजात कम करेगी और नोटें कम छापेगी। इसके अब ना आवाम पर आप मजीद बोझ डालें, ना आप नोटें छाप के महंगाई बढ़ाएं। आप पहले थोड़ी सी महंगाई को कंट्रोल करें ताकि लोग जो गुर्बत के नीचे मर रहे हैं बेचारे, उनको गुर्बत से निकलने का मौका मिले। आखिरी सवाल, चूंकि अब नई पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च होने जा रही है आपके बैनर के अंडर, तो आपके फॉर्मर कॉलीग और लीडर मियां नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साकिब निसार साहब की एक ऑडियो का जिक्र किया, एहतसाब की बातें की। आपको लगता है कि अब मुख्तलिफ पाथ वो लेने जा रहे हैं मज़ामत का, या फिर सिर्फ फिलहाल मफामत की पॉलिसी ही चलेगी आगे? मैं क्योंकि अब मुस्लिम लीग से दूर हूँ काफी अरसे से, तो मुझे नहीं पता। मैं दिल का हाल तो जानते होंगे ना, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। नहीं, कोई किसी का दिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है। मतलब देखें, सच्ची बात यह है कि मियां नवाज शरीफ का एक बयानिया था, वोट को इज्जत दो, और वो बयानिया उनको छोड़ने पे पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़ी है। लेकिन उस बयानिए को छोड़ने से उनको कुछ मराद भी मिली हैं, कुछ फायदे भी मिले हैं। सवाल यह है कि क्या वो फायदे या मराद छोड़ना के लिए तैयार है? अगर आपके छोटे भाई मुल्क के वजीर आजम हो, आपकी बेटी मुल्क की सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हो, आपके समधी मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, तो फिर आप किससे मज़ाहमत कर रहे हैं? किस चीज की मज़ाहमत कर रहे हैं? तो ये भी जरा सा ये 2-3 चीजों की क्लैरिफिकेशन है जो सामने आएगी वक्त के साथ साथ। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग को अपना बयानिया नहीं छोड़ना चाहिए था। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना ये कि इस्लाहात करने का जो वक्त है वो आ चुका है, और अगर अब भी हमने ये रिफॉर्म्स ना की तो दुनिया भर के ममालिक को छोड़कर हमारे ख़ित्ते के अंदर जो तरक्की पजीर ममालिक थे उनसे भी हम पीछे रह जाएंगे। और इन रिफॉर्म्स में टैक्स कलेक्शन की रिफॉर्म सबसे अव्वल पर होनी चाहिए, और साथ साथ ये कि सोलर नेट मीटरिंग के हवाले से जो वो बात कर रहे हैं उसमें भी उनका कहना यह है कि चाहे गंदम की पॉलिसी हो या ये पॉलिसी हो, इनिशिएटिव लेने के बाद यहाँ पर सोच विचार किया जाता है, जो कि हमेशा नेगेटिव इम्प्लिकेशंस लेकर आता है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की इससे पिछली हुकूमत यानी कि जो निगरान हुकूमत से पहले PDM की हुकूमत थी, उसने यह दावा किया कि हम इनकरेज करेंगे मुल्क के अंदर शमसी तवानाई से बिजली की पैदावार को, जिसमें टैक्स छूट दी गई और आसानियाँ पैदा की गई। लेकिन अब ये ख़बरें गर्दिश कर रही थीं कि शायद नेट मीटरिंग की पॉलिसी को तब्दील किया जाएगा, लेकिन इस मरतबा जो अवैस लगारी साहब हैं, जो वज़ीर हैं तवानाई के, उन्होंने आकर इसको रिफ्यूट किया। उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी चल रही है इसी को कंटिन्यू रहना है। क्या ये पॉलिसी इस मुल्क में चल भी सकती है या नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत सी बिजली जो हम पैदा करते हैं वो IPPs के अलावा ख़ासी महंगी पड़ती है हुकूमत को। तो अगर आवाम स्विच करते हैं सोलर एनर्जी के ऊपर तो क्या इससे हुकूमत के जो अहदाफ हैं वो पूरे हो पाएंगे? इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ शहबाज राना साहब मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं और माहिर मईशत हैं। इसके अलावा अमार हबीब खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मशीयात हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। शहबाज साहब, आपसे आगाज़ करूंगा। सबसे पहले तो ये सोलराइजेशन की जो पॉलिसी है इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी क्यों है इतनी? आपकी मैं स्टोरी देख रहा था, उसको आकर लगारी साहब ने तो कहा कि जो पॉलिसी जारी थी उसी को कंटिन्यू किया जाएगा, कोई टैक्सेशन नहीं हो रही एडिशनल।
तो इस पर अब किस पे ट्रस्ट किया जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरा तो ख्याल है कि अगर हुकूमत की क्रेडिबिलिटी हो तो हुकूमत पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए। एक सहाफ़ी की क्या औकात होती है कि वो हुकूमत को चैलेंज कर सके। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि हुकूमतें अपनी जो क्रेडिबिलिटी को खुद ही ओवर पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म कर देती है। हमारे मसूफ जो वज़ीर हैं ये खुद उस मीटिंग में मौजूद थे और मैं आपके प्रोग्राम में उस मीटिंग का दिन और टाइम भी बता देता हूँ। चले टाइम रहने देते, ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाते, फिर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लगा देते हैं। ये 13 मई 2024 को, अब तो डेफेमेशन का लॉ भी आ गया, 13 मई 2024 को मुलाकात हुई है IMF के साथ। जो मेरी इतला है वज़ीर साहब खुद भी मौजूद थे, इनके सेक्रेटरी पावर मौजूद थे, इनके जो मिनिस्टर के कुछ और भी लोग मौजूद थे, उनके मैं नाम और ओहदे नहीं बता रहा। उस मीटिंग में IMF के जो मिशन चीफ है नेथन पोर्टर थे, बाकी लोग भी थे। तो उस मीटिंग में बात हुई और कैसे बात हुई है वो वज़ीर साहब को बहुत अच्छी तरह पता है। मैं हुकूमत की मजबूरियां भी समझता हूँ कि जब इस तरह की खबर आ जाए और वो अचानक हुकूमत को बैकफुट पे ले जाए तो उन्होंने कोई ना कोई तो डिफेंस देना होता है। तो मतलब शहबाज साहब आप ये कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है क्रिटिसिज्म और प्रेशर से बचने के लिए उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग इस स्टोरी को दबा लिया है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? एग्जैक्टली। देखिए, आप उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संडे को आई, आपने वो सुनी होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो क्लियरली नो और क्लियरली यस भी नहीं कह रहे थे। वो इस किस्म की बात कर रहे थे कि जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, आइंदा तब्दीली लानी पड़ेगी और जो तब्दीली लानी पड़ेगी तो हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे। इस वक्त जो ओवरऑल जो सूरत हाल और जिस कॉन्टेक्स्ट में जो मेरे ज़राए बता रहे IMF से बात हुई, वो कॉन्टेक्स्ट ये था कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो बिजली की जो खपत है उसमें कमी हो रही है। खासतौर पर जो नेशनल ग्रिड है जिसे हुकूमत बिजली फराहम करती है, उसकी उससे जो विड्रॉल है उसमें काफ़ी कमी आ रही है। उस कमी की वजह से आपके जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, खासतौर पर जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स आती हैं जो सहमाही बुनियादों पर, उसमें अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। तो जब ये IMF को एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि क्यों मुल्क में जो है वो इसकी जो कंजम्पशन है वो कम हो रही है, क्यों क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट जो है वो बढ़ रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने कहा कि सोलराइजेशन एक बहुत बड़ा मसला है मुल्क के अंदर। वो जो है वो बहुत ज्यादा सोलर पैनल्स लग रहे हैं जिसकी वजह से नेशनल ग्रिड की जो डिमांड है वो कम हो रही है। और जब नेशनल ग्रिड की डिमांड कम हो रही है तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास ये सोल्यूशन है कि हम नेट मीटरिंग से हम ग्रॉस मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं और इस हवाले से जो पॉलिसी है उसके ऊपर काम हो रहा है। मैंने आपको पूरी बात बता दी है। अब वजीर साहब की मर्जी है वो फ्लोर ऑफ द हाउस क्या स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं देते, इट्स अप टू हिम। सही। अमार साहब, ये जो शहबाज भी जो बात कर रहे हैं, एक तरफ तो सोलराइजेशन को इनकरेज करने का बयान तो मीडिया पर आ जाता है हुकूमत की तरफ से, लेकिन क्या ये रियलिस्टिक भी है कि जहां IPP से बिजली बन रही है, कैपेसिटी चार्जेस का इतना बड़ा मामला दरपेश है, इसमें इतनी सस्ती बिजली अगर लोग लेना शुरू हो जाएं तो उससे तो आपको लगता नहीं कि गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी का जो है वो रिवर्सल हो जाएगा? देखें, इसमें समझने की जरूरत है सोलराइजेशन से मुराद क्या है। सोलराइजेशन तो अभी भी हो रही है और ऐसा नहीं है कि रुक जाएगी, वो बिल्कुल होती रहेगी। जो बात हो रही है, अगेन आई डू नॉट हैव कंप्लीट डिटेल्स, बात सारी ये हो रही है कि वेदर नेट मीटरिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो किस रेट पे होनी चाहिए, ये सारी बात है। अगर आप अभी सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपका पे बैक जो है तकरीबन 1.5 साल में हो जाता है। थोड़ा सा अगर रेट चेंज होता है तो यही 1.5 साल से आपका 2.5 साल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो रही है। अच्छा, इससे होता ये है कि अगर आपने सोलर अपने घर पे लगा लिया तो आपने जब आप ग्रिड छोड़ के जाते हैं, आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत सारे वो लोग देते हैं जो कि सोलर नहीं लगा सकते। उसमें आपके वल्नरेबल हाउस होल्ड भी आ जाएंगे, प्रोटेक्टेड कस्टमर भी आ जाएंगे। अगर आप डेटा देखें, तकरीबन 75% से ज्यादा जो है हाउस जो सोलर लगाया हुआ है वो उन हाउस होल्ड में लगाया हुआ है जिनकी कंजम्पशन 700 यूनिट से ऊपर है, यानी कि वो हाउस होल्ड है ये जहां पे जो कि इनको हम अमीर तस्वर करेंगे। तो ये सारी बात है, सोलराइजेशन का कोई मना नहीं कर रहा। और ये चीज बाय द वे दुनिया में बहुत सारी जगहों पर भी है, एक लिमिट होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि फ्री फॉर ऑल चलता रहे। इनफैक्ट सो मच सो के आज से कोई महीना पहले इंडोनेशिया ने 400 मिलियन का मुल्क है, इनसे काफी ज्यादा तरक्की याफ्ता, बिल्कुल नेट मीटरिंग मना कर दी, जीरो कर दी, दे सेड नो न्यू नेट मीटरिंग कनेक्शंस। नीदरलैंड्स में उन्होंने विंड के लिए फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सबसे ज्यादा मशहूर है, नीदरलैंड ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि विल बी सर्टेन फी फॉर दिस। तो डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं डिफरेंट एनवायरमेंट्स के हिसाब से, तो उस हिसाब से हमें इस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए, बजाय इसके हम ये बोलें कि जी ये बिल्कुल खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। तो हमारी ये इतना जो स्मूथ डिफेंस है ये गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पाती फिर? Why do they back out अगर वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो? गवर्नमेंट का इशू है, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, व्हाट डू यू असेस के वो प्रेशर में क्यों आ जाते हैं?
नहीं, आई डोंट नो। देखिए वो पॉलिसी फ्रेमवर्क, फिर वो शहबाज साहब की वाली बात आ जाती है कि इफ यू आर क्लियर अबाउट समथिंग यू कम इन दी ओपन, और जो भी क्लियर कट बात है वो कर लें। देखिए ना, अगर आप अभी अगर आप देखें, आजकल गर्मियां चल रही हैं, सोलर से बेतहाशा घर जो है वो बिजली बना रहे हैं और ग्रिड को बेच भी रहे हैं, ठीक है। अगर आप उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करें कि जी अगर आपको आज से ये रेट मिल रहा है, कल जो है या साल बाद 2 साल बाद आपका ये रेट ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कोई ये सोलर निकाल के फेंक देगा। पीपल विल कंटिन्यू यूजिंग इट, क्योंकि फायदा उस वक्त भी हो रहा होगा। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का इशू है और इसेंशियली और कोई इशू नहीं है। शहबाज, इसको आप भी एड्रेस कर दें, जो वो कह रहे हैं अमार भी, कि ये एक एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, कई ममालिक की मिसाल उन्होंने दी है, तो फिर इतनी हेजिटेशन किस बात की है गवर्नमेंट की तरफ से? मुजम्मिल, मसला ये नहीं है कि नेट मीटरिंग होनी चाहिए या ग्रॉस मीटरिंग होनी चाहिए। ये जो वक्त की हुकूमत होती है वो अपनी पॉलिसीज बनाती है। अब यहाँ पे 2-3 बड़े सीरियस इश्यूज आ रहे हैं। नंबर 1 इशू ये आ रहा है कि जो पीडीएम के शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, वो हमें बताते हैं कि मुल्क के अंदर सोलराइजेशन की कितनी ज़रूरत है और इसके लिए हम आपको नेट मीटरिंग की ऑफर दे रहे हैं, हम टैक्सेस ख़त्म कर रहे हैं, ड्यूटीज़ ख़त्म कर रहे हैं, आप इंपोर्ट कीजिए, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। जो पीएमएलएन के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, वो हमें आगे दूसरी बात बताते हैं। ये जो पॉलिसीज की इनकंसिस्टेंसीज होती है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, जिसको SIFC भी एड्रेस नहीं कर पा रहा। अच्छा। आप एक पॉलिसी दे दें 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, मुझे अमार साहब को, आपको क्या एतराज होगा? हुकूमत का इख्तियार होता है, जब आपने पॉलिसी चेंज करनी है वो रैशनल भी आपके पास होना चाहिए। अब आ जाते हैं ये बात के ऊपर, ये गरीबों के ऊपर बोझ पड़ रहा है। मुझे सबसे, मैं अमार साहब की बात नहीं कर रहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई हैव हाई रिगार्ड फॉर हिम, और ये जो आर्गुमेंट है ये गरीबों वाला, ये हमारे पावर डिवीजन के लोग बड़ी फ्रिक्वेंटली देते हैं। सबसे ज्यादा मुझे हंसी इस आर्गुमेंट के ऊपर आती है, जिस मुल्क के अंदर बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी हो रही हो और वह आप जबरदस्ती पंजाब के कंज्यूमर से, कराची के कंज्यूमर से वो चोरी आप उसके जो ईमानदार कंज्यूमर पंजाब के हैं उससे वसूल कर रहे हो, वहां पे गरीबों के बोझ का आर्गुमेंट दिया जाता है। जिस मुल्क के अंदर सर्कुलर डेट इस वजह से खड़ा है कि पावर डिवीजन नालायक है, तमाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो खसारे में जा रही हैं, हुकूमत नाकाम हो चुकी है चोरी रोकने के लिए, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट खड़ा, और जब वो खड़ा हो जाता है तो उसको रिटायर करने के लिए हुकूमत कर्जा लेती है और कर्जा लेके उसके ऊपर डेट सर्विसिंग सरचार्ज थोप दिया जाता है, 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट। वो हुकूमत, वो पावर डिवीजन मुझे आर्गुमेंट दे रही है कि 1 रुपया 90 पैसे का एडिशनल बोझ गरीब पे पड़ रहा है। इनको ये आर्गुमेंट्स बनाते हुए और देते हुए सोच लेना चाहिए बात क्या कर रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर 17 रुपए फी यूनिट आइडल कैपेसिटी पेमेंट पड़ रही है और इसमें चाइना का इंपैक्ट शायद 3 रुपए होगा। गवर्नमेंट के पावर प्लांट्स है जिनको आइडल कैपेसिटी पेमेंट जा रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को जा रही है, वहां पे ये हमें आर्गुमेंट दे रहे हैं 1 रुपए 90 पैसे का। बात वो सारी हुई कि इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, इनके जो तरीकेकार है और जो वेस्टेड इंटरेस्ट है जो प्रिवेल कर जाते हैं, यही वजह है कि ये खुल के सामने नहीं आ सकते, अपने डिफेंस नहीं दे सकते और सच्ची और झूठी बात दोनों करते हैं। ठीक है अमार, ये जिस तरह से शहबाज भी बात कर रहे हैं, बिजली चोरी का जो मसला है उसको किसी और तरह पेश करते हैं। फिर दूसरी टैक्स कलेक्शन की बात है, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अगर आज ईमानदारी आ जाए तो ये 4-5 गुना बढ़ सकती है टैक्स कलेक्शन। IMF से भी मुज़ाकरात जारी हैं। अब हम क्या एक्सपेक्ट करें कि एक तो बजट जो आगे आ रहा है वो, और दूसरा ये IMF का रिव्यू, इन दोनों में से पाकिस्तान की जो आवाम है क्या एंटिसिपेट करे कि हार्श टर्म्स होंगी, क्या होगा इसमें? देखिए, हार्श टर्म्स तो ये मेरे ख्याल से कुछ शहबाज भाई सही बता पाएंगे, 23वां या 24वां IMF प्रोग्राम होगा, वो हर दफा हार्शर ही होती जाती हैं। और उसकी वजह यह है कि हम अपना टैक्स नेट को एक्सपैंड नहीं करते, हम जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो बढ़ाते रहते हैं। और एनी शहबाज राना इज टोटली राइट है कि जी हर चीज पे आप जब टैक्स लगा दोगे, हर किस्म की कंजम्पशन पे टैक्स लगा दिया है, तो उसमें रूम अब बचता नहीं है और ज्यादा टैक्स लगाने का। इवेंचुअली आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा। टेलीकॉम इज अ गुड एग्जांपल, जहां पे आपने इतना टैक्स लगा दिया कि अब जो इदारे हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं कि ऑपरेट करना फीजिबल ही नहीं है यहाँ पर। इसी तरह और बहुत सारी जगहें भी हैं। तो एक इस पे फिर अब बात आ जाती है, थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा मैं, कि इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात आ जाएगी। इतनी बड़ी कैश बेस्ड इकोनॉमी है, तो अगर आप कैश पे काम कर रहे हो तो आप टोटली फाइन, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप टैक्स दिए बगैर अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हो। द मोमेंट यू बिकम पार्ट ऑफ द टैक्स नेट, आपको जो हरासमेंट और ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया हुआ है कि आप ये कहते हो कि यार मैं टैक्स क्यों दूं। अगर ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी, बजाय इसके कि जो ऑलरेडी टैक्सड हैं या जो ऑलरेडी चीजें टैक्स हैं उन पे आप टैक्स लगाने के बजाय जो इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो कैश बेस्ड इकोनॉमी है, उस पर अगर फोकस करें
तो उससे कई ज्यादा आप टैक्स जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मगर फिर उसमें जो है शहबाज भाई ने बोला वो वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स आ जाएंगे, होलसेलर आ जाएंगे, फिर एक जो रोना धोना रेगुलर होता है वो एक स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आप ये नहीं कर पाते। आज से नहीं, ये मेरे ख्याल से कई सालों से चल रहा है, अगर नहीं हुआ तो कई और सालों तक चलता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता डिटोरिएशन बढ़ती जाएगी। अमार, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि रिटेलर्स पे भी टैक्सेशन यहाँ पर नहीं होती उस तरह से, इसमें इंटेंशन का इशू है या रिट का मसला है? इससे पहले शब्बर जैदी साहब भी हमें बता चुके हैं कि जैसे ही हम किसी नई इंडस्ट्री की तरफ रुख करते थे तो एक वफ्द आ जाया करता था कि इसको छोड़ दें, किसी और को टैक्स कर लें। तो रिट का भी इशू है या सिर्फ इंटेंशन का ही मसला है? गवर्नमेंट की रिट है इन तमाम एंटिटीज़ के ऊपर जिसको आप इनफॉर्मल इकॉनमी कह रहे हैं? जब रेट डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तो सारी गवर्नमेंट डिमॉन्स्ट्रेट कर देती हैं। कोई भी स्टेट होती है दुनिया में, हिस्ट्री में उसके दो ही काम होते हैं, एक मिलिट्री मैनेज करना और दूसरा टैक्स कलेक्शन करना। इवन इन सर्टेन केसेस मिलिट्री भी जो है वो दैट कैन बी आउटसोर्स, जो कि बहुत सारे मर्सनरी आर्मीज देखते हैं दुनिया में, बट टैक्स कलेक्शन इज द कोर मैंडेट ऑफ अ स्टेट, तो वो तो करना ही है। वो नहीं कर रहे, दैट इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम। देन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू हमारी जारी है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। शहबाज, एक तो ये टैक्स कलेक्शन का जो इशू है, ऑब्वियसली ये जो पाकिस्तान की वर्किंग क्लास है, जिस तरह से आपने भी पहले लिख चुके हैं इस पे, आपके वही 200% ज़्यादा टैक्स देती है इसी वजह से। लेकिन अब जो तजावीज़ IMF की आ रही हैं, जितनी रिपोर्टिंग अब तक हुई है, इसको आप ही क्लैरिफाई कर सकते हैं। एक तो फार्मास्यूटिकल पे टैक्सेशन की बात की जा रही है, अद्वियात पे, और दूसरा पेट्रोल पे। तो फिर तो एक रिस्पांस भी आ सकता है पब्लिक का इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो कि पहले ही इतने स्कैंडल्स में फंस चुकी है कि उनको कहा जा रहा है कि आप फॉर्म 47 और 45 की हुकूमत है। देखिए, इसमें मसला ये है कि जो IMF है इस तरह फार्मास्यूटिकल को कोई स्पेसिफिक नहीं कह रहा। IMF एक प्रिंसिपल की साथ बात कर रहा है, वो असूल ये है कि जिन अशिया के ऊपर 18% जो स्टैंडर्ड GST लगा होना चाहिए और हुकूमत ने किसी भी वजह से एग्जम्पशन दी हुई है, सवाए उसके जो कि इंतहाई एसेंशियल गुड्स हैं, जिसमें आपके हो सकता है मेडिसिन भी आ जाए, आई डोंट नो उसमें वो जो लाइफ सेविंग मेडिसिन को लेंगे, बाकियों को नहीं लेंगे, क्या उसका फार्मूला होता है। IMF ये कह रहा है कि आपने जितनी भी दी हुई है इसके ऊपर, आपने जो टैक्सों में छूट दी हुई है सेल्स टैक्स की, वो आप वापस ले लें। ठीक है, ठीक है। हमारा आखिरी सवाल आपसे, अब एलीट कैप्चर का पाकिस्तान में बहुत जिक्र होता है और अब IMF भी कह रहा है कि अखराजात कम करें। अब हुकूमत कहती है कि एक साल में 300 अरब से ज़ायद के हम जो एक्सपेंसेस हैं इसको कम कर लेंगे। इसमें वो ये कहते हैं नई गाड़ियाँ नहीं ख़रीदेंगे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाएंगे, ऑस्टेरिटी ड्राइव करनी पड़ेगी। क्या तरीका होगा इसका? सर, ऑस्टेरिटी या एलीट कैप्चर की बात करते हैं, हमने ये प्रोग्राम का आगाज एलीट कैप्चर से करा था। तो हम सोलर की पॉलिसी सिर्फ जो 1 लाख 1.25 लाख घरों पे जो है वो एक इतनी नॉइज उसकी क्रिएट हो गई है कि सब जो है उसी की बात कर रहे हैं। सो इफ दिस इज नॉट एलीट कैप्चर, और क्या एलीट कैप्चर होगा इसको? और जहां तक ये बात है एक्सपेंडिचर कम करना, मगर एक्सपेंडिचर हम कम नहीं कर सकते, पेंशन कम नहीं कर सकते। एक्सपेंडिचर कम करने का मतलब ये है कि आप इदारे बहुत सारे जो सरकार के ऐसे हैं इनको क्लोज डाउन करें, शट डाउन करें, उनको करने की जरूरत है। तो पेंशन बिल तो 800 अरब से 960 अरब होने जा रहा है अगले साल। पेंशन और बढ़ता रहेगा कि आप देखें, ऐसा नहीं कर सकते कि जिन लोगों का पेंशन दे रहे हैं उनको पेंशन देना बंद कर दें। एक सोशल उसकी भी कॉस्ट होती है। हाँ, रिफॉर्म जरूर ला सकते हैं कि आगे जाके जो है ये कॉस्ट थोड़ी इसकी कम हो जाए, मगर आप ओवरनाइट ये नहीं कर सकते। आज 960 अरब है, कल आप 700 अरब कर देंगे, तो जो लोग हैं जो कि पेंशन इंडिपेंडेंट है उनका क्या होगा? मिसयूज जो हो रहा है, अब्यूज जो हो रहा है, उस चीज को आप जरूर एड्रेस कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर कम करना इतना आसान काम नहीं होता, रेवेन्यू बढ़ाना ज्यादा आसान काम होता है। तो आई थिंक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए फोकस रेवेन्यू बढ़ाने पे होना चाहिए और आगे एक्सपेंडिचर को मैनेज करने पे होना चाहिए। तो फोकस देखते हैं दफा क्या होता है कि वेदर वो रेवेन्यू उस तरह एक्सपैंड हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक है शहबाज, शॉर्ट कमेंट आपका भी आखिर में कि एक तो ये एक्सपेंडिचर कम करने की जो कन्विक्शन है हुकूमत की, इसमें कितनी आप प्रैक्टिकलिटी देख रहे हैं? और दूसरा ये कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात होती है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम फंड नहीं करेंगे, ये डूएबल है पाकिस्तान में? अच्छा, मैं स्लाइटली डिसएग्री करूंगा अमार से। एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ काम होने में काफ़ी गुंजाइश है। 2 बड़े काम कर लें तो ठीक है। रेवेन्यू वाला एक सेपरेट पार्ट है कि आपने ताजरों से भी लेना है, रियल एस्टेट से भी लेना, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, वो मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा उसकी इंपॉर्टेंस को, जो अमार भी कह रहे हैं। अखराजात आप कहाँ कम कर सकते हैं? जो आईनी तरमीम 18वीं हुई और उसके बाद जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, उसकी रोशनी में जो खर्चे वफाक के बनते हैं वफाक करे,
और जो सूबाई हुकूमतों के बंदे वो सूबाई हुकूमत करे। सही। कोई हेल्थ कार्ड नहीं होना चाहिए, कोई एजुकेशन की स्कीम नहीं होनी चाहिए, कोई और जो प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रोविंशियल नेचर के हैं वो नहीं होने चाहिए। इस वक्त का जो PSDP है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंदर 575 अरब रुपए के रफली कोई 100 ऐसे मंसूबे शामिल हैं जो प्रोविंशियल नेचर के हैं। उसके अलावा कोई आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, कोई 8 कहता है, कोई 10 कहता है, कोई 17 कहता है, जो बंद हो जानी चाहिए, जो उधर से सूबाई हुकूमतों से रिलेटेड उनके सब्जेक्ट जो शायद हुकूमत करने भी जा रही है। ये तो होगी वो चीजें जहां से आपकी कम से कम 500-600 बिलियन की सेविंग एनुअली हो सकती है, क्योंकि अगर आप यकदम ये सारी चीजें बंद कर दें, ग्रेजुअली करेंगे तो सेविंग कम आएगी। अब आ जाए तो जो सबसे बड़ा खर्चा है, जो हम सबको नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है, अमार को नजर आ रहा है, चले वो तो एक्सपर्ट है, मैं तो एक लेमैन हूं, मुझे तो भी नजर आ रहा है एज ए लेमैन, वो ये है कि आपकी इन्फ्लेशन रेट किधर जा रहा है। 17% का आपका इन्फ्लेशन रेट आपका अप्रैल का है, मई की फोरकास्ट 13-14% की आ रही है, और आपका शरह सूद खड़ी हुई है 22% के ऊपर। 22% शरह सूद को अगर आप इसको कम से कम इसको 2% भी कम कर दें तो एनुअल इसका जो 2% का इंपैक्ट है कम से कम भी कोई 650 से 700 अरब रुपए का है, 2% शरह सूद कम करने से। और अगर हुकूमत सैलरी क्लास को मार के बीच से जो एडिशनल टैक्स वसूल कर लिया, IMF के दबाव के ऊपर भी हुकूमत खुद भी नहीं करना चाहती, उसको भी पता है सैलरी क्लास की क्या हालत है, तो भी उसका जो एडिशनल इंपैक्ट है कुछ 600-650 अरब बता रहे हो, इतना होगा नहीं। तो आप खुद देख लें प्रायोरिटीज क्या है। सही, अच्छी नेगोशिएटिंग टीम होगी तो ये बात कर लेगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि अखराजात कम करने का एक खासा मार्जिन जो है वो मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे। और जो अखराजात कम करने का हुकूमत का हदफ है, इसको अचीव किए बगैर शायद IMF से भी जो मुज़ाकरात हैं वो इतना स्मूथली सेल ना कर पाएँ। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।